Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am going to start solid state physics lecture series. आपका फीडबैक चाहिए होगा, आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपके कोर्स कंटेंट्स के हिसाब से सॉलिड स्टेट फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट 1 एंड सॉलिड स्टेट 2। जो सॉलिड स्टेट 1 है उसमें आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, उनको स्टडी करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को सॉलिड स्टेट 1 में डिस्कस किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है क्या और हम स्टडी क्यों करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो सॉलिड से मिलकर बनी होती हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ में 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। उसके बाद जब हम लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल्स। जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी 1 को स्टडी कर रहे थे तो आपने जितना भी जो आपने स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी स्टडी की थी, या जो भी आपने उसके अंदर कंटेंट्स या कोर्सेज स्टडी किए थे, आउटलाइन स्टडी की थी, तो वो सारी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती थी। यानी कि आपने 7 सिस्टम स्टडी किए होंगे, उसमें आपने उसके अंदर जो है वो मिलर इंडस्ट्रीज, प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लेन को आप कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, उसके बाद FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। उसके बाद जब आपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी की होंगी तो आपने उसके अंदर एंड सेंटर्स और कलर सेंटर्स के बारे में स्टडी किया होगा। तो जब हम सॉलिड स्टेट 2 फिजिक्स 2 की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो आउटलाइंस होंगे वो सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद फर्मी स्टैटिक्स या फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स क्या होती हैं, फर्मी लेवल्स क्या होते हैं। जब हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो ये आ जाती हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके बाद जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाते हैं हिस्टैरिसीस लूप्स, हिस्टैरिसीस लॉसेस, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक, उसके बाद जो है हार्डनेस, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है, हॉल इफेक्ट, ये आ जाते हैं आपके पास मैग्नेटिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद जब हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर है ये बेस करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्यों स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर? क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी बेस करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर। हम अज्यूम कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है किसी हद तक, और किस हद तक? इंसुलेटर्स तक। अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। लेकिन जब हम मेटल्स की बात करते हैं या कंडक्टर्स की बात करते हैं या सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए क्रिस्टल्स के अंदर 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ द क्लासिकल मॉडल एंड नंबर 2 इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जो क्लासिकल मॉडल है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, इसको ड्रोड लॉरेंस मॉडल भी कहते हैं। यानी एक ही टर्म के 3 नाम हैं, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, या ड्रोड लॉरेंस मॉडल। ड्रोड लॉरेंस मॉडल ये वो इन्वेंटर हैं इसके, जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर हुए तो उनकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए कि वो हाईली कंडक्टिव हैं या हाईली उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मल हैं या इलेक्ट्रिकल हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए फिर ये मॉडल क्रिएट किया गया। और इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है वो ड्रोड लॉरेंस मॉडल भी कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम जब बात करते हैं आउटलाइन की, तो ये मैंने आउटलाइन एज अ होल आउटलाइन दिया है, मतलब कि मैंने तमाम सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 में जो आपने कंटेंट्स पढ़ने हैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं या बुलेट्स पॉइंट आप कह लें, मैंने उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। यानी हम इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है कि जो आपके पास 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स को डिवाइड करने की, जिसमें से
राउंड अबाउट 40% जो होती हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉलिड स्टेट 1 का हिस्सा है, और 10% राउंड अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सॉलिड स्टेट 1 का हिस्सा थी जो आपने स्टडी कर ली है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। कोर्स का ऑलमोस्ट 40% जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करता है और सिमिलरली 40% जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करता है। इसमें जब स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि मतलब ये आपके पास इतना इतना पोर्शन है, आपने स्टडी करना है। उसके बाद जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिस्टल, हम इलेक्ट्रॉन्स की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है क्रिस्टल्स के अंदर कि वो किस तरह से रोटेट करते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं, किस तरह वो कोलाइड करते हैं आयनिक कोर्स के साथ। उसके बाद बैंड थ्योरी जिसमें हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। उसके बाद उनके जो फर्मी लेवल्स, उनके अंदर फर्मी लेवल्स के अंदर ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्यूपेशन ऑफ होल्स, और इस तरह उनका टेम्परेचर का उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो सारा इसमें बैंड थ्योरी में फर्मी सर्फेसिस में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब हम सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर का हमें मतलब पता है कि जब भी सेमीकंडक्टिंग का वर्ड आपके माइंड में आता है तो आप जानते हैं कि ये वो वाले मटेरियल्स हैं जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जो कंडक्शन कर भी सकते हैं और नहीं भी करते। इसके अलावा जो है वो ये सेमीकंडक्टर जो है वो 0 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर आपके पास एज आ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। इसके अलावा जो है इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह से ये इनकी रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ हैं, और ये जो है हम इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट 2 में। उसके बाद जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में अगेन आपके पास हार्डनेस टेस्ट आ जाते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाते हैं, आपके पास फेरी मैग्नेटिक आते हैं, इस तरह के वो आपके पास हॉल इफेक्ट आ जाता है। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अगेन मैंने बता दिया कि आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके बाद सिंपल फिजिक्स क्या है? As we know that the combination of matter and energy and the relationship between them is known as physics। और उसके बाद जो है अगर हम मैटर और एनर्जी के फर्दर जो है वो सब डिविजन्स देखते हैं या फर्दर फॉर्म्स देखते हैं तो हमें पता है एनर्जी जो है फर्दर वो किन फॉर्म में पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, वेव एनर्जी। इसी तरह से मैटर की अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो आपके पास आ जाते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा, जो मोस्ट जो है 4 टाइप्स ऑफ मैटर हैं आपके पास। इसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड आपके पास डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें मेटल्स हैं जो कि मेटल्स आपके पास कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स या मेटल्स एक ही चीज़ है, यानी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं। अलॉयज़ आपके पास वो जो कि प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं मटीरियल्स, इनको जो है वो आप दूसरे प्योर वाले जो है और इम्प्योर मटीरियल्स को मिलाकर आप अलॉयज़ बनाते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे मटेरियल जो कि इन बिटवीन होते हैं इंसुलेटर्स के, सेमी और कंडक्टर्स या मेटल्स के, यानी कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते, यानी दरमियानी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन आपके पास आ जाते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। उसके बाद पॉलीमर्स की बात करते हैं। पॉलीमर्स आर पॉलीक्रिस्टलाइन या मोर्फस आपके पास जो होते हैं सब्सटेंसेस सॉलिड्स की फॉर्म में। इसमें आपके पास ग्लास आ जाता है, मिका आ जाता है। इसी तरह से अगर हम नैनो मटेरियल्स की बात करते हैं तो वो तमाम आपके पास मटेरियल्स या तमाम सब्सटेंसेस जो नैनो फॉर्म में होते हैं। नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹, यानी इतनी स्मॉलेस्ट उनकी जो शेप होती है, साइज़ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट कंप्यूटर था वो पूरे रूम की वॉल्यूम रखता था, यानी पूरे एक रूम जितना वॉल्यूम था उसका। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है टेक्नोलॉजी में, वो मज़ीद जो है वो नैनो साइज़ में टेक्नोलॉजीज़ मूव कर रही हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन की जो है पहले सिम्स जो है वो बड़ी साइज़ में होती थी, यानी लाइक वो पहले जो है वो मैक्रो साइज़ में थी, फिर माइक्रो साइज़ में हुई, उसके बाद आप जो है वो नैनो साइज़ में आ रही हैं। तो इसी तरह से जो एडवांसमेंट हो रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। नेक्स्ट जो है कंपोजिट मटेरियल्स। अगेन कंपोजिट मटेरियल्स आर दोस टाइप ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी मेड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। दूसरे जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पॉलीमर्स, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, उनके कम्बिनेशन से बनने वाले आपके पास मटेरियल्स कंपोजिट मटेरियल्स कहलाते हैं। इसी तरह से सिरामिक मटेरियल्स जो होते हैं ये भी इसी तरह से आपके पास
जो है जैसे कि सैंड से आप इन मटीरियल्स को, सिलिकॉन जो हम गेट करते हैं उसके कम्बिनेशन से बनने वाले आपके पास मटीरियल्स सिरामिक मटीरियल्स कहलाते हैं। और जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सॉलिड्स की, तो इसकी जो 4 कॉमन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उसके बाद जो है इसमें आ जाती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब जैसे कि मैंने बताया है कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आप सॉलिड स्टेट 1 के अंदर डिस्कस करते हैं। जो सॉलिड स्टेट 2 का पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करता है। तो हम इसको जो है वो सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो जितनी भी आपके पास जो कंटेंट्स बन रहे हैं, जो भी उसके अंदर एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनको स्टडी करेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं या उनका बिहेवियर क्या होता है। अभी तक जो आपने प्रीवियसली स्टडी किया है सॉलिड स्टेट 1 के अंदर, आपने इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को टोटली इग्नोर किया क्योंकि वो कंटेंट का हिस्सा नहीं था। अब जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के बारे में या उसकी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब होता कुछ यूँ है कि हम अज्यूम करते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। जब इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ तो वो मूव नहीं करेंगे, मोशन नहीं होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फोर्स जो है अट्रैक्शन को पोजेस करता है, होल्ड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस फोर्स से निकल नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी मोशन नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो फिर कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, क्लोजली उनकी ग्रिप होती है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं या मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो उनमें कंडक्शन का प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो समहाउ टाइटली बाउंड नहीं होते न्यूक्लियस के साथ। अगर हों भी तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट की वजह से वो कोलाइड करेंगे, उनके जो है वो मोशन में इन्हेंसमेंट आएगी, इंक्रीज़ होगी, और इस तरह से कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो इनके अंदर टेक प्लेस होगा, सेमीकंडक्टर्स में और जो है वो मेटल्स के अंदर। अब जो है अगर हम बात करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं कि जो टाइटली बाउंड होते हैं और कौन से जो लूजली बाउंड होते हैं या टाइटली बाउंड नहीं होते, तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में पड़ा है और ये वाला, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है हाईलाइट किए हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए मैंने जो है थोड़े से बता दिए। तो हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उनको जानते हैं कि हम उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्सो वो टाइटली बाउंड नहीं होते, क्लोजली वो बाउंड नहीं होते न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए हम उनको कंडक्शनल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि वो कंडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है इनको हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके 3 नाम आपके पास आ जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो कंडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं, इसी तरह से जो है वो आउटर मोस्ट या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाते हैं। इसी तरह से जो आपके पास न्यूक्लियस के करीबी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं और ये नज़र आ रहे हैं, तो ये वाले वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियस की जो ग्रिप होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की इन क्लोजली रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये इजीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए कंडक्शन प्रोसेस में पार्ट प्ले नहीं करते। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है राइज होता है कि हम जो है इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं या किन टाइप ऑफ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से जो हमें पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करने से कंडक्शन होगी, और कंडक्शन होती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर या मेटल्स के अंदर। तो इस तरह से हम मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो फर्दर हमें इन स्टडी करने से या इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि जो मेटल्स के अंदर आपके पास कंडक्टिविटी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो, वो हाई होती है इन द केसेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स और आल्सो इन द केसेस ऑफ मेटल्स।
नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। इसका दूसरा नेम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, तीसरा नेम ड्रूड लॉरेंट्ज मॉडल। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटेड थे दोनों, पाउल ड्रूड और लॉरेंट्ज, तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये मॉडल दिया था। ये मॉडल जो है जस्ट सिमिलर था फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल से, तो इसीलिए फिर इसको क्योंकि उसके साथ ये रिजेम्बलेंस रखता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के साथ, तो इसलिए फिर इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। क्लासिकल मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स बेसिकली जो है वो आपके पास आ जाती है, मैक्सवेल डायरेक्ट स्टैटिक्स भी और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स भी आ जाती है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। जबकि उसके बाद जो दूसरा मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है या समरफेल्ड मॉडल है, तो वो आपके पास फिर आ जाएगा क्वांटम मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू में। क्योंकि जब आप जानते हैं कि एक चीज़ में कुछ ड्रॉबैक्स हों, कुछ चीज़ें फेल हों, तो फिर हम जो है वो दूसरे मॉडल की तरफ जाते हैं। तो पहले क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि क्या इसमें जो है चेंजेस रिक्वायर्ड थे, उसके बाद फिर क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करेंगे। तो जब हम बात करते हैं इस क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लासिकल थ्योरी से, तो 1900 में पाउल ड्रूड और लॉरेंट्ज, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने मिलकर इन्वेस्टिगेट किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को। क्यों किया था? क्योंकि वो मेटल्स या कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे। अब यहाँ पर डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली मेटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है डायग्राम, और इसके अंदर जहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैंने पॉजिटिव आयन कोड्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। बाकी जो है यहाँ पे ब्लैक डॉट्स में ये आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एज अ बिहेव कर रहे हैं। तो इसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी मॉडल हो या कोई भी आपके पास थ्योरी हो, तो वो बेस करती होती है कुछ मफरूज़ों के ऊपर, यानी कि आप किस चीज़ की तलाश में हैं और उसको आप किन स्टेप्स में आप उसको प्रूव करेंगे या आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके पास बेसिकली होते हैं अजम्पशंस या मफरूज़े। तो जो उन दोनों ने, ड्रूड ने और लॉरेंट्ज से मिलकर अजम्पशन दी थी, 5 से 6 स्टेप्स में अजम्पशंस हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा था पाउल ड्रूड और लॉरेंट्ज ने कि जो आपके पास मेटल क्रिस्टल होता है या मेटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों के ऊपर। नंबर 1 इज़ द पॉजिटिव आयन कोर्स एंड नंबर 2 इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद उसने कहा कि जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं ये भी, और जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर सकते हैं इनसाइड द मेटल स्ट्रक्चर। अब पॉजिटिव आयन कोर्स तो बेसिकली आप जानते हैं कि वो आपके पास क्या होगी कि किसी भी मेटल के लिए फिक्स होंगी, यानी कि उनकी मूवमेंट तो है, ये है कि वो इनसाइड मूव कर सकती हैं, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं जा सकती, यानी स्ट्रक्चर के बाहर मूव नहीं कर सकती। उसके बाद सेकंड असम्पशन उसने कही कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बाउंड हैं इसी मेटल स्ट्रक्चर या मेटल क्रिस्टल के अंदर ही मूव करने के। क्यों वो बाउंड है? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है, वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन पॉजिटिव आयन कोर्स एंड ऑल्सो बिटवीन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल क्रिस्टल या मेटल स्ट्रक्चर के बाहर मूव नहीं कर सकते, वो इनसाइड ही मूव करेंगे। क्योंकि जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन कोर्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयन कोर्स का मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मतलब कि नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दोनों के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए फिर वो इनसाइड ही मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है आपके पास असम्पशन नंबर 3, जो म्यूचुअल रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के ही, उनको हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि देखें, आप जानते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो जब हम उसको इग्नोर कर देंगे म्यूचुअल रिपल्शन को, यानी जब इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो वो उसको रिपेल करेगा, तो जब उसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। किस तरह से? जो 4th नंबर पे आपके पास असम्पशन आ रही है, इन्होंने कहा द पोटेंशियल फील्ड ऑफ दीज आयन कोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन इंट्रैक्शन इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मेटल। कि जो पोटेंशियल फील्ड है उस पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से
यानी जो पॉजिटिव आयन कोर्स ने एक पोटेंशियल फील्ड क्रिएट किया हुआ है पूरे मेटल के इर्द गिर्द उसकी तमाम वॉल्स के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग है और उसको कांस्टेंट रखेंगे जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड ही मूव करते रहेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनसाइड ही रहेगी। और ये भी बात याद रखनी है कि पोटेंशियल फील्ड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो कॉर्नर पॉइंट पे पोटेंशियल फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी या इनर पॉइंट्स या मिड पॉइंट्स में कुछ और होगी, तो उसको कांस्टेंट रखना है। वो तमाम जो है मेटल स्ट्रक्चर उसके अंदर उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फिफ्थ नंबर पे जो एजम्पशन इन्होंने की, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फील्ड ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, देयर पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज नॉर्मली टेकन एज जीरो, दैट्स द टोटल एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, जब हमने कह दिया, बल्कि उन्होंने कह दिया लॉरेंट्ज ने एंड ड्रूड ने, कि आपके पास जो पोटेंशियल फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मटीरियल और थ्रू आउट द मेटल, तो फिर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ही मूव करेंगे और वो ऐसे पोटेंशियल के अंदर मूव करेंगे जो कि कांस्टेंट है हर जगह पे, चाहे वो एक कॉर्नर है, दूसरा है, या मिड है, या एंड ऑफ द मेटल है, हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो वो सेम पोटेंशियल को फील करते हुए सेम पोटेंशियल के अंदर मूव करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल जो है वो स्टेशनरी हो या एक ही पॉइंट पर पड़ा रहे। जब पोजीशन नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, स्पेसिफिक पोजीशन ही होगी, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो मूव करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी तमाम जो एनर्जी है ड्यू टू मूवमेंट होगी और वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। 6 नंबर पर जो assumption इन्होंने की, दे कोलाइड ओकेजनली विद द एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के साथ जो है वो वक्तन फवक्तन कोलाइड करते रहेंगे एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। देयर वेलोसिटीज कुड बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उनकी वेलोसिटी जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो फार्मूला है उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इन्होंने ये अजम्पशंस दी और फिर इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये मैंने पॉजिटिव आयन कोर्स बनाई हैं जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिमिलरली इनके जो बिटवीन हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर मैं इनको बना देती हूँ, इनकी रैंडम मोशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी किसी भी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी इन्होंने स्टडी किया ड्रूड ने और लॉरेंट्ज ने, तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन रैंडम है, और बिल्कुल ये सिमिलर है जिस तरह के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या गैस जो होती है वो किसी कंटेनर के अंदर आपने उसको फिल किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर आप इसको फिल कर देते हैं गैस के साथ, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, फ्रीली उनकी जो है वो मूवमेंट्स होती हैं, फ्रीली वो कोलाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो बिहेवियर है सिमिलर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी मेटल क्रिस्टल के अंदर हो। तो जो आपके पास डायग्राम नंबर 1 है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयन कोर्स मेटल स्ट्रक्चर के अंदर, और जो आपके पास डायग्राम नंबर 2 है ये एक गैस कंटेनर है, और गैस कंटेनर यानी कि एक आपने ऐसा कंटेनर लिया जिसको फिल किया है गैस के साथ, तो गैस के मॉलिक्यूल जिस तरह से फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ रैंडमली कोलाइड कर सकते हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑर्बिटरी होती है, किसी भी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन दोनों में रिजेंबलेंस होने की वजह से इसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, और इसको फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस मॉडल भी कहते हैं, और इसको क्लासिकल मॉडल भी कहते हैं ड्यू टू द assumptions ऑफ ड्रूड एंड लॉरेंट्ज। नेक्स्ट जो इनको अचीवमेंट हुई थी इस मॉडल को स्टडी करने से, इस मॉडल को क्रिएट करने से, तो वो ये थी जो कि 4 स्टेप्स में इन्होंने डिफ़ाइन की। नंबर 1 ये हुआ कि ओहम्स लॉ होल्ड कर गया। ओहम्स लॉ होल्ड करने की वजह से क्या हुआ कि हम जो है मेटल्स की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज़ फाइंड आउट कर सकते थे, और वो किस तरह से कर सकते हैं कि अगर इन दोनों की रेशो लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी सिग्मा ओवर के से जिनको मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो वो कॉन्स्टेंट रहेगी बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ। इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे अचीवमेंट हुई थी वो ये थी कि आपके पास जो मेटल्स चाहे वो गैर शफाफ हो, ओपेसिटी ऑफ मेटल्स मतलब गैर शफाफ मेटल्स, और लस्टर का मतलब आपके पास शफाफ, रोशन या नूर जो चमकने वाली मेटल्स, तो आप जो है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी गैर शफाफ और शफाफ मेटल्स को अलग अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस मॉडल।
ऑल्सो थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप जानते हैं कि जैसे कि थर्मियोनिक एमिशन, यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी इसको रिप्रेजेंट किया कि थर्मियोनिक एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसकी हेल्प से भी जो है वो या इस इलेक्ट्रॉन मॉडल को यूज़ करते हुए थर्मियोनिक एमिशन को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद थर्मोइलेक्ट्रिक और गैल्वेनोमेट्रिक इफेक्ट्स भी जो है इन्वॉल्व होते हैं, या उन वैल्यूज़ को भी आप जो है वो इस मॉडल के थ्रू, क्लासिकल मॉडल या ड्रूड लॉरेंस मॉडल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इसके साथ साथ ड्रॉबैक्स भी आए। ड्रॉबैक्स आने की वजह क्या थी कि जो मेटल्स की हीट कैपेसिटी है वो डिफ़ाइन नहीं की गई, कि मेटल की जो हीट कैपेसिटी कितनी होती है या उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो ये मॉडल फेल हो जाता है हीट कैपेसिटी के बारे में बताने में। इसके अलावा जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करते हैं उनकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ये नहीं बताया गया था इस मॉडल के थ्रू। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स है या दो मेजर डिसएडवांटेज थे जो इस मॉडल के बाद जो है वो एज अ कंसिक्वेंस सामने आते हैं। इसके अलावा एक तीसरी बात भी ये कि जो फैक्ट होता है कि जो कुछ सॉलिड जो हैं वो कंडक्टर्स हैं और कुछ जो हैं वो इंसुलेटर्स हैं। ये क्वेश्चन तो राइज होता है ना कि क्यों कुछ सॉलिड कंडक्टर्स हैं और कुछ इंसुलेटर्स हैं। तो ये मॉडल नहीं बताता कि क्यों कौन से सॉलिड जो है वो कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स हैं। तो ये भी इसका एक जो है वो ड्रॉबैक के तौर पर। इसके अलावा अकरेंस ऑफ लार्ज मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, कि जो मीन फ्री पाथ है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पॉइंट पे है, कोई किसी फॉर एग्जांपल कि आप जो है मीन फ्री पाथ को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से नंबर 1 इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर नंबर 2 पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, और इनके मीन फ्री पाथ को जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल लैम्डा से। तो इनके दरमियान जो लार्ज मीन फ्री पाथ अपेयर हो रहा था उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जो कि किसी भी मेटल स्ट्रक्चर के अंदर, या आप जो है वो उनको किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, तो लार्ज मीन फ्री पाथ क्यों जो है अपेयर हो रहा है, और उसकी यहाँ पे वैल्यू गिवन है 10⁻⁸ to 10⁻⁹ जो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी अपेयर हो रही थी लो टेम्परेचर के ऊपर। तो इसलिए ये चीज़ें वो थी जो कि ये मॉडल जो है वो बताने में फेल हो गया था, ड्रूड लॉरेंस मॉडल। इसलिए फिर हमें जो है वो समरफेल्ड मॉडल की तरफ जाना होगा, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहलाता है और उसका दूसरा नेम समरफेल्ड मॉडल भी कहलाता है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा आपको लेक्चर किस तरह का लगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।